इसको करने नहीं, बस आपने सारे जो कंपल्सरी हैं उनकी कैप्सूल ले लेने हैं और उनको मसलन पाकिस्तान है, फिर है, देन उसके बाद आपके पास दूसरे जितने भी हैं बताता हूँ। ठीक हो। उल्टा नहीं आ रहा। एक पानी बोतल तो ले आना बाहर से, वो विकास साफ करना, वो आपको देंगे। अच्छा, ये लास्ट क्लास ली थी सबने? क्यों? हाँ, क्यों नहीं ली थी? क्या नहीं जवाब है? अभी देखते हैं आज जवाब आती होती है नहीं आती। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस आज की क्लास में पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि पहले हमने क्या पढ़ा या लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, और आज जो है वो हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह उसको करेंगे। जी जवाब।
अच्छा जी, लास्ट क्लास का हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा था कि कोई भी मुल्क जब हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है तो हमेशा उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि ये आपका अभी आप देखते हैं तो ये इस तरह का एक आइसलैंड है जिसमें आपके पास ये यूके है, यहाँ पे वेल्स है, यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड है और यहाँ पे आपका आयरलैंड। ठीक है, यहाँ पे उसका रिपब्लिक है। यानी इस तरह आपके सामने ही आता है। अब वो कहते हैं जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इसकी हिस्ट्री आइस एज से स्टार्ट होती है। आइस एज आज से तकरीबन 50,000 साल पहले का एक फिनोमेना है। वो कहते हैं कि जब ये आइस एज स्टार्ट हुई तो यहाँ पे ये जो यूरोप था, यानी जो फ्रांस, स्पेन और अभी इनकी बात कर रहे हैं, ये सारे क्या थे उस टाइम पे आपके पास सेम थे, अंडर सेम बेल्ट थे, इन पे पानी जो है वो इक्वल था। इसकी वजह से क्या था कि ये यहाँ से इधर मूव कर सकते थे और ये यहाँ से इधर मूव आपके पास कर सकते थे। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ना आपके पास सेल्टिक कबाइल थे, यानी जिनका मतलब जिस जगह से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं उनको हम क्या कहा कि सेल्टिक कबाइल थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया, यूके की तरफ, जो अभी एरिया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपका रोमन अंपायर एस्टेब्लिश होता है। रोमन अंपायर 43 में आता है। 43 में यहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं ब्रिटानिया। और इससे भी पहले भी आपके पास डिफरेंट जो थे, जैसे जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जर्मनी से, डेनमार्क से, हर जगह से यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए और 7 किंगडम्स आपके पास बन गए। और उन 7 किंगडम्स को किसने, नॉर्मन डायनेस्टी थी, उन्होंने आके आपस में यूनिफाई किया। लेकिन जो हमारा कंसर्न है जो स्टार्ट होता है वो होता है 1485 से ऑनवर्ड। क्या होता है कि जब ये सारी नॉर्मन डायनेस्टी आ जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे हाउस ऑफ, वालेकुम सलाम, प्लेंटेगनेट की हुकूमत आ जाती है। ठीक है, अब हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट के दो घर थे, एक लैंकेस्टर था और एक यॉर्कशायर था। लाइट चली गई है, लाइट चली गई है। अच्छा, ये आप ऐसा करो, मीटिंग ज्वाइन कर लो फिर साथ। अभी लाइट का वेट करें। अच्छा चलता है, 1 मिनट जी वेट कीजिएगा। ये इनको जो ऑनलाइन बैठे हैं, हाँ चले 5 मिनट वेट करते हैं ना। पानी नहीं कहा उसको। जी नहीं, अभी नहीं। और ये 5 मिनट यहाँ पे जरा लाइट का थोड़ा सा इशू आती है तो हम उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं। शुक्रिया। उनसे पूछना उसामा जनरेटर चला रहे हैं।
आप ऐसा करें 2 मिनट ज्वाइन कर लें, वो पता नहीं अब कब तक इसको करते हैं। ये माइक अपने ऑफ कर लें काइंडली। कर लिए ज्वाइन सबने? माइक ऑफ कर लें। आशा माइक ऑफ करते हैं तब। सर थोड़ी देर रहेगी, लाइट का वेट कर लें, फिर वैसे ही क्लास एंड हो जाएगी। सर वैसे आप काफी पंक्चुअल हैं, आज पहले भी लेट हो गए। मैं नहीं लेट हुआ, 1 मिनट भी नहीं लेट हुआ। अच्छा जी, पहले हमने बताया कि ये आपके पास प्री हिस्टोरिक इसकी टाइज हैं। फिर उसके बाद आपके पास नॉर्मन डायनेस्टी आती है, ठीक है। ये अराउंड 1080 के था, जहाँ पे उसके बाद आपने देखा था कि मैग्ना कार्टा भी होता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ से हमारी हिस्ट्री असल में स्टार्ट होती है, वो होती है जब आपके पास हाउस ऑफ प्लेंटेगनेट में वॉर स्टार्ट हो जाती है यॉर्कशायर और उनका जो लैंकेस्टर, उनके दो खानदान थे, ठीक है जी। वो आपस में यहाँ पे थ्रोन के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास क्या होता है कि लैंकेस्टर जो हाउस है उसका जो सरबराह होता है यानी ट्यूडर, हेनरी ट्यूडर, वो उसमें यॉर्कशायर वालों को हरा देता है और वहां से थ्रोन की तरफ चला चला जाता है। ये ट्यूडर डायनेस्टी आपके पास स्टार्ट हो जाती है। ट्यूडर में आपके पास 5 रूलर्स हैं, ठीक है। 5 रूलर्स में सबसे पहले आपके पास हेनरी 7 जो है वो फर्स्ट वन है, और एलिजाबेथ 1 लास्ट वन है, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया आपके पास कि इनकी जो नोटेबल डेवलपमेंट है या जो इनकी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, उससे पहले क्या था कि 3 तरह के चर्च हैं। एक आपके पास एंग्लिकन चर्च है, एक आपके पास प्रोटेस्टेंट है, और एक आपके पास कैथोलिक है। एंग्लिकन जो है वो डिफरेंट है। हाँ जी, डिफरेंट है, ये इनका है, इंग्लैंड वालों का है। थोड़ा सा कैथोलिक और एंग्लिकन क्या था कि जब हेनरी 8 आया, इसने अपनी बीवी के साथ, कैथरीन जो बीवी थी उसके साथ इसने क्या करनी, शादी करनी थी और उसको डाइवोर्स करना चाह रहा था। इनमें एक डॉगमा है, ये बिलीफ है कि आप डाइवोर्स नहीं कर सकते। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो रोमन चर्च था उसके साथ अपना लिंक है उसको खत्म कर दिया और अपना चर्च यानी इंग्लैंड वालों ने अपना चर्च बना दिया। एंग्लिकन, प्रोटेस्टेंट अलहदा है, वो कैथोलिक्स में रेफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है।
सो हेनरी एट आता है, पहले क्या थे, ये सारे कैथोलिक्स थे, ठीक है जी, कैथोलिक्स थे सारे। और यहाँ पे क्या आपके पास चल रहा था, डिवाइन राइट ऑफ किंग चल रहा था, ठीक है जी, कैथोलिक्स थे। तो हेनरी एट ने आके क्या किया कि कैथोलिज्म को बिल्कुल खत्म कर दिया और उसने एंग्लिकन चर्च की बुनियाद रखी आपके पास। इसको बंद कर दो, उसने पीछे वाले को चला दो। हाँ फिर कोई ना कुछ ना रखें दोनों का एक उसकी तार पीछे तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास हेनरी एट क्या करता है, यहाँ पे आके रिफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। यानी पहला इसमें जो नोटेबल इवेंट क्या होता है आपके पास, कि वहां से जो कैथोलिज्म है वो खत्म हो जाता है। यानी ये जो कॉमन पॉपुलेशन वहां पे रह रही थी 1485 से लेकर 1601 तक, यहाँ पे जो मेन आपके पास डेवलपमेंट होती है वो है कैथोलिज्म खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद आपकी जो मिडिल क्लास है वो जो है स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि चर्च के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म कर देते हैं, उसको एलिमिनेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कॉमन मैसेज में। अब यहाँ पे आते हैं एलिजाबेथ वन, वो क्या थी आपके पास, चाइल्डलेस थी, यानी उसके यहाँ कोई बच्चे ही पैदा नहीं हो। तो इनका एक कजन था जिसका नाम जेम्स सिक्स था, और वो क्या कर रहा था आपके पास स्कॉटलैंड में रूल कर रहा था, ठीक है जी। उसने क्या किया कि बाय द रूल, कि चूंकि भी ये चाइल्डलेस थी आपके पास, बाय द रूल क्या हुआ कि जेम्स सिक्स जो है वो जेम्स वन के नाम से इंग्लैंड पे, इंग्लैंड का भी किंग बन जाता है, ठीक है। अब ये जो स्कॉटलैंड वाले थे ये थे आपके पास प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो ये क्या करते हैं कि, और प्लस ये बिलीव करते थे डिवाइन राइट ऑफ किंग, ठीक है। पहला क्या था कि इनके रिलीजियस डिफरेंसेस थे, दूसरा क्या थे कि ये डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करते थे। तो क्या होता है कि जेम्स वन मर जाता है, उसके बाद इसका जो बेटा है चार्ल्स वन आता है, इसकी कॉमन मैसेज और पार्लियामेंट के साथ लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है। क्यों कॉमन मैसेज के साथ, क्यों, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट था, प्लस क्या था कि इसके बाद ये जो थे ये एंग्लिकन चर्च में बिलीव करते थे। पार्लियामेंट के साथ क्यों, कि जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या चाहती थी कि किंग ज्यादा से ज्यादा पावर हमें दे, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो और हम ज्यादा इस पे क्या करें, रूल करें। वहां पे आपके पास दो थे, एक विक्स थे और एक टोरी थे, जिन्हें आज आप लिबरल और कंजर्वेटिव्स के नाम से जानते हैं। चार्ल्स इसका जेम्स वन का था, ठीक है। चार्ल्स वन और पार्लियामेंट के आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है। पार्लियामेंट की जो फोर्सेस हैं उनको लीड कर रहा होता है क्रोमवेल। तो ये क्या करते हैं कि कोई तकरीबन 1660 तक, 1600 ऑलमोस्ट 49 से लेकर यहाँ पे आपके पास जो कॉमनवेल्थ या विदाउट किंग जो है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाती है।
फिर ये क्या करते हैं कि दोबारा मुआहदा करते हैं, जो आपके पास ये चार्ल्स टू था उसको लेके आते हैं, चार्ल्स टू को लेके आते हैं। देन उसके बाद दोबारा किंगशिप 1660 में इंस्टेट करते हैं। अब इन्हें इतना कोई मसला नहीं था, यहाँ तक मामला ठीक चल रहे थे, क्योंकि चार्ल्स टू जो था उसके इतने ज्यादा हार्ड बिलीफ भी नहीं थे, प्लस उसने पार्लियामेंट को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दी। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जेम्स टू आता है। ठीक है, जेम्स टू आता है तो एक तो वो कैथोलिक था, प्लस ये था कि जिस प्रोटेस्टेंट वाइफ से उसने शादी की हुई थी उससे दो बेटियां थी पहले, एक क्वीन एन थी और एक क्वीन मैरी थी। ठीक है जी। दूसरी साइड पे उसने दूसरी शादी कर ली जो कि कैथोलिक थी आपके पास। और पहले क्या था कि उसमें से आखिरी उम्र थी उसकी, बच्चा पैदा नहीं होना, क्रोन ऑटोमेटिकली प्रोटेस्टेंट के पास चला जाएगा और यहाँ पे वो ज्यादा मसले भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन उसने साथ साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया, कैथोलिक पे जो उन्होंने एक बैन लगाया हुआ था उसको भी आपके पास खत्म करना स्टार्ट कर दिया, प्लस अपनी आर्मी लेके आना स्टार्ट हो गई। पार्लियामेंट की पावर को उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने पर्सनल रूल से उसको डोमिनेट जो वो करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो वेग्स और टोरी थे, ठीक है जी, वेग्स और टोरी, वेग मतलब लिबरल, कि जिन्होंने उस टाइम पे जब चार्ल्स वन में जब उनकी फाइट हुई थी पार्लियामेंट के साथ, जिन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया था वो आपके पास टोरी यानी कंजर्वेटिव थे, जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया था वो थे आपके पास वेग्स। सो उन्होंने मिल के ये कहा कि हमारा ये कलेक्टिव एक मसला है, तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इस किंग को डिथ्रोन करना चाहिए। ठीक है जी। वो क्या कहते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज, जो अगेन स्कॉटलैंड में उस टाइम पे मौजूद था, और जो जेम्स टू था उसकी बेटी जो मैरी थी उसकी उसके साथ शादी हुई थी, वो भी प्रोटेस्टेंट था, उसकी शादी भी प्रोटेस्टेंट के साथ हुई थी। उसको इन्होंने कहा कि आप आके थ्रोन को ओवरटेक करें। ठीक है, इसे कहते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। पहली बात, इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल किस सेंस में है कि पार्लियामेंट का जो इदारा है उस वो सुप्रीम हुआ उस टाइम पे आपके पास। किंग ने अपने सारे राइट्स हैं वो आपकी पार्लियामेंट को दे दिए, जिसमें वो आर्मी नहीं रख सकता था, लेजिस्लेशन नहीं कर सकता था, कोई भी ऐसा काम वो पार्लियामेंट की सुपरविजन के बगैर या वहां से उसकी अप्रूवल के बगैर वो नहीं कर सकता। दूसरी साइड पे इसके ब्लड शेड भी कोई नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अटैक नहीं किया। देन थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, यानी उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आपकी बनती हैं, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बनता है, या उसके बाद जो एक प्रोटेस्टेंटिज्म आता है, यानी ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये हमें सिर्फ उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बुनियाद पे देखने को मिलती हैं। अब वहां से 1689 से लेकर आपके पास 1702 तक क्वीन, पहले मैरी आती है, मैरी और विलियम दोनों यहाँ पे रूल करते हैं। उसके बाद क्वीन जो है वो आपके पास मैरी मर जाती है, विलियम रहता है। विलियम के बाद जो उसकी दूसरी बहन थी क्वीन एन, वो 1702 में आके जो क्राउन है उसको ओवरटेक कर गई। ये थी हमारे पिछले लेक्चर का स्नैपशॉट। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने करना है वो ये है कि why glorious evolution is an important event in the history of England। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें से करना है। Why glorious revolution या उसकी हिस्ट्री जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पास। सर जी सर ये जो आपने तीन बताए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और एंग्लिकन, ये जी, तीन टाइप्स हैं या एंग्लिकन फर्दर दो में मतलब है ये डिवाइडेड के आप जो क्रिश्चियनिटी है उसमें तीन सेक्ट्स समझ सकते हैं। ठीक है, जी ओके ठीक सर, है। थैंक यू। जी गॉट इट सर। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारी डेवलपमेंट्स हमने देखनी है। पहली मेजर डेवलपमेंट जो हमने पढ़नी है, याद करनी है, या जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। व्हाट वाज सो ग्लोरियस अबाउट ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब हम चलते हैं, अगला हमारा जो फेज है वो 1700 से लेकर 1800 तक है। इसमें वो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके पास ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वीन एन, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। देन क्वीन एन ये 1714 में
स्टुअर्ट, यानी दूसरा जो हमने यहाँ पे डायनेस्टी देखी है वो स्टुअर्ट देखी है। स्टुअर्ट खत्म हो जाती है हनोवरियन, यानी एक फ्रांस में एक जगह थी हनोवर, वहां से जो जॉर्ज वन था, जिस तरह आपके पास क्वीन एलिजाबेथ वन मरी थी चाइल्डलेस, इसी तरह क्वीन वन की जो बेटी थी इलेक्ट्रेस सोफिया, वो भी फौरन मर जाती है, ये भी चाइल्डलेस हो जाती है। तो वो आपके पास क्वीन वन जो है उसकी जगह हैनोवर से जॉर्ज वन आ जाता है। तो यहाँ से एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसके 5 से 6 रूलर हैं, जो अराउंड 1905 तक रहती है आपके पास। उसके बाद ये बिग पार्टी है कि जब ये आती है फ्रांस से आपके पास, तो इनको यहाँ की लैंग्वेज से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता, इन्हें फ्रेंच आती होती है सिर्फ। सो जो बिग पार्टी होती है, बिग ओलिगार्ची होती है, ये 70 से 80 लोग थे। ये क्या करते हैं कि इसको किंग को हेल्प आउट करते हैं, इसके बदले में किंग उनको रिवॉर्ड करता है, तो हर जगह पे ऑल इन वन ऑल माइटी पावरफुल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर जब ये आते हैं जॉर्ज वन वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे उनकी जो ब्रिटिश कल्चर है उसके साथ सिमिलैरिटी होती नहीं उनकी, तो क्या होता है कि जो आपके पास पार्लियामेंट्री पार्टी है वो पावरफुल होती है, और पार्लियामेंट्री पावर में जो सबसे पावरफुल बनता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है जी। एंड उसके बाद आपकी यहाँ से बर्थ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। तो इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम ये सारे थीम जो है वो इनको कवर करेंगे आपके पास। अच्छा जी, ये आपके पास लास्ट स्टुअर्ट रूलर्स थी। स्टुअर्ट कौन थे? जो आपके पास जेम्स वन जो स्कॉटलैंड का था, उसने ट्यूडर डायनेस्टी के बाद आए थे, यानी वो उनको हाउस ऑफ स्टुअर्ट कहा जाता है, हाउस ऑफ ट्यूडर कहा जाता है, हाउस ऑफ हैनोवर कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ भी कास्ट सिस्टम होता है, फला गोंदल है, फला इस तरह है, इस तरह है, तो उनको कास्ट से हम बुलाते हैं। तो वहां पे भी जो आपके हाउसेस के नेम थे या जहां से ओरिजिनेट कर रहे होते थे, उनको हम उसकी बेस पे याद रखते थे, जानते थे। क्या हुआ कि 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है, जिसमें वही बिल ऑफ राइट्स में जो हमने बात की थी कि कोई भी पॉपिश किंग जो है वो किंग को सक्सीड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटेस्टेंट हेयर जो है किसी भी किंग के, वो सिर्फ क्राउन को जो है वो सक्सीड कर सकते हैं। सो क्या हुआ कि इसके बाद क्वीन एन आती है आपके पास आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो आपके पास स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन थी, जिसको हम पढ़ते हैं अभी। देन उसके बाद एक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की यूनियन थी कि पहली दफा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को पार्लियामेंट्री वे में, पहले जेम्स वन स्कॉटलैंड से तो आया था, लेकिन क्या था कि उस टाइम पे भी ये आपस में अलग अलग ही थे, कोई ऐसा सच ये जो इकट्ठे नहीं हो रहे थे आपके पास। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट ने डिफरेंट, उनकी भी पार्लियामेंट ने, इनकी भी पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, उस एक्ट के थ्रू ये इकट्ठे हो गए, और यहाँ से आपके पास यूके जो आपका सॉरी जीबी ग्रेट ब्रिटेन जो है वो यहाँ से डेवलप हुआ। 1542 में आपके पास वेल्स आया था, 1707 में आपके पास ये जो है वो स्कॉटलैंड के साथ इसकी यूनियन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो और इसमें डेवलपमेंट होती है वो आपके पास पार्टी सिस्टम है, और जो हमने पढ़ा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर है, या जो जितनी भी डेवलपमेंट सारी हैं वो इसके एरा में ही आपके पास होती है। अच्छा जी, उस टाइम वो देखे ना, वो किंग भी पावरफुल था, पार्टीज भी साथ चल रही थी, लेकिन फॉर्मली जहाँ पे किंग की पावर बिल्कुल खत्म हो जाए और पार्टीज बिल्कुल फ्लरिश करें, दैट उसको हम कह सकते हैं दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं। ये देखें आपके पास, ये देखें आपके पास है जी इंग्लैंड, समझ आ रही, दिखाई दे रहा है। ये आपके पास स्पेन, ठीक है, ये आपके पास है फ्रांस। उसके बाद ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, प्रूशिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे पापल स्टेट है। ठीक है, अब ब्रिटेन जो है वो यहाँ से इस साइड पे था आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 से 4 फंडामेंटल्स हैं जो अभी हमारी अगली पूरी स्टोरी में डिवॉल्व करेंगे। पहले ये है कि ये ब्रिटेन ये चाहता था कि यहाँ यूरोप में कोई भी इतनी स्टेट पावरफुल ना हो जाए कि वो दूसरे सब पे डोमिनेट कर जाए।
तो इससे क्या है कि इन सबको छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड करके रखा जाए, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है। दूसरा क्या था कि यहाँ पे जो जेम्स टू के फॉलोअर थे, जेम्स टू हमने कहा था भाग के चला गया था किधर, फ्रांस में। अब इसकी आपस में क्या चल रही थी, राइवलरी चल रही थी। ठीक है। और उस टाइम पे फ्रांस भी एक नेवल पावर था, यानी एक सुप्रीम माइटी पावर थी आपके पास। ठीक है। सो क्या हुआ कि ये चाहता, ब्रिटेन ये भी चाहता था कि किसी तरह जो फ्रांस है ये भी इतना पावरफुल ना हो जाए कि डायरेक्टली मुझे आके चैलेंज करे, क्योंकि ये जो जेम्स के फॉलोअर थे, यानी जो दोबारा मोनार्की को या जेम्स को लेके आना चाहते थे, उन्हें हमने नाम दिया जैकोबाइट्स का, कि जैकोबाइट्स की दोबारा वो जो है वो राइज ना करें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये आता है कि इनकी उस टाइम पे इकोनॉमिक राइवलरी चल रही थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इनकी चल रही थी इकोनॉमिक राइवलरी, क्योंकि ये सारा देखें सी है, सी में पहली दफा कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे एक तो बैलेंस ऑफ पावर को हमने मेंटेन करना था, दूसरा हमारी जो इकोनॉमिक राइवलरी थी अमंग डिफरेंट किंगडम्स, जिसमें आपके पास स्पेनिश था। जी चावल ही ना खाने में, तो पता है कि खाने में तो भूख लगी हुई है भाई। ठीक है जी। अब दोबारा अपने मसले पे आ जाते हैं हम। हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन। स्पेन में एक वॉर हुई थी फॉर द सक्सेशन ऑफ थ्रोन, उसको हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड। अच्छा, इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो उसको आपने इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है आपके पास पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि चार्ल्स टू, जो एक रूलर था स्पेन का, फ्रॉम 1665 टू ठीक है जी। चार्ल्स टू एक स्पेन का रूलर था जिसने रूल किया फ्रॉम 1665 से लेकर 1700 तक, लेकिन ये क्या था कि आपके पास फिजिकल और इसको मेंटल डिसेबिलिटीज थी। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ इसको जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि ही वाज चाइल्डलेस। ठीक है। पहला तो ये था कि ये मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने स्टेट के अफेयर्स को। दूसरा ये था कि ये आपके पास चाइल्डलेस था, जिस तरह हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ वन थी, जिस तरह आपके पास क्वीन एन बाद में हो जाती है। तो उसके बाद जब देखें जहाँ पे किंगशिप्स होती हैं वहां पे मस्त इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे है कि अब तो इलेक्शन हो रहा है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी उसको रिप्लेस कर लेती है, लेकिन वहां पे क्या होता था कि जब एक किंग, पहले तो उसके बच्चों को देखा जाता था, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड्स को देखा जाता था, फिर उसकी बहन को देखा जाता था कि किस तरह जो फर्स्ट इन द लाइन है उसको थ्रोन जो है वो हम दे दें। इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से कंपीटिंग क्लेम्स टू द वेरियस टेरिटरी ऑफ स्पेन अरोज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ चार्ल्स टू द बॉर्बन्स ऑफ फ्रांस, हेजनबर्ग्स ऑफ द रोमन एम्पायर। जो मैंने आपको बताया कि स्पेन के साथ नीचे फ्रांस था, नीचे आपके पास रोमन एम्पायर था, उन सब में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि किस तरह हम इस क्रोन को जो है वो ओवरटेक करें। क्यों? उसकी वजह आपके पास ये है। अब चार्ल्स टू की दो सिस्टर थी, एक मारिया थ्रीसी और एक मार्गरेटा थ्रीसी। ठीक है जी। मारिया थ्रीसी हैड मैरिड इनटू द हाउस ऑफ बॉर्बन बाय मैरिंग लुइस 14 ऑफ फ्रांस। ठीक है। अब मैं आपको लिंक समझा रहा हूँ कि वो खुद चाइल्डलेस था, उसकी दो सिस्टर्स थी। पहली सिस्टर का नाम आपके पास मारिया था। ये किधर इसकी शादी हुई थी, आपके पास किंग जो है हाउस ऑफ बॉर्बन, जो उनका हाउस का नाम था, जिसे हाउस ऑफ स्टुअर्ट था, हाउस ऑफ ट्यूडर था, देन हाउस ऑफ हैनोवर है, कोई भी और हाउस की तरह, उसकी शादी हुई थी लुइस ऑफ 14 जो कि फ्रांस में था। दूसरा क्या था कि जो मार्गरेटा थी, हाउस ऑफ हैब्सबर्ग बाय मैरिंग लियोपोल्ड वन द होली रोमन एम्परर। दूसरी की शादी किससे हुई थी? होली रोमन एम्परर से। ठीक है जी। इससे क्या हुआ कि मारिया थ्रेसा ने तो अपना
जो है वो क्लेम टू द थ्रोन, उसको रिनाउंस कर दिया जब लुइस 14 से उससे शादी हुई। द मोस्ट ऑब्वियस देयर वाज जोसेफ फर्डिनेंड द ग्रैंडसन ऑफ मार्गरेटा थ्रेसा। अच्छा, इसमें एक और आपके पास इसका जो ग्रैंडसन है मार्गरेटा का वो भी आपके पास जो आ जाता है, जो कि फर्डिनेंड से था। खुद चार्ल्स टू जो था वो चाइल्डलेस था। उसके बाद तीन हमारे पास लाइन बनती हैं कि जो उसके क्राउन के कंटेंडर थे या जो चाहते थे कि क्राउन हमारे पास चला। ठीक है, पहला क्या था कि आपके पास जो क्राउन है वो चला जाए लुइस 14 के पास, क्योंकि उसकी एक बहन की शादी उधर हुई थी। दूसरा क्या था कि ये होली रोमन एम्परर के पास चला जाए, जिसको जो लियोपोल्ड वन था। तीसरा क्या था कि उसकी जो ग्रैंड चाइल्ड था मार्गरीटा का, जिसको फर्डिनेंड जो छोटी सी एक जगह थी वहां पे उसको वो कर रहा था, वो उसके पास आपके पास चला जाए। लेकिन क्या होता है कि मार्गरेटा थेरेसा की मैरी एंटोनिया had bestowed a right to throne to her father-in-law Leopold. He desired that Spain go to his children from a third marriage, जिसकी वजह से आपके पास ये तीन जो है वो हाउस ऑफ बॉर्बन जो कि फ्रांस में था, हाउस ऑफ हैजेनबर्ग एंड जोसेफ फर्डिनेंड जो था लियोपोल्ड उसका किंग जो था, इनके दरमियान एक टसल चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले बताना है बैकग्राउंड कि क्वीन जो है वो स्पेनिश वार जो चार्ल्स था उसको मसला क्या था। फिर आप आ जाते हैं कि स्पेनिश वार ऑफ सक्सेशन में मेन कंटेंडर्स आपके पास कौन थे। उसके बाद आप कहेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया गया, क्यों सॉल्व नहीं हुआ और इसके आपके पास आउटकम्स क्या निकले। अच्छा, इसमें दो प्रपोजल्स आए। पहली आपके पास फर्स्ट पार्टीशन ट्रीटी आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्डिनेंड यानी वो जो लियोपोल्ड वाला था, चूंकि ये छोटी स्टेट्स थी, वो क्या करे कि वो स्पेन का जो थ्रोन है उसको क्या कर ले, सक्सीड कर ले आपके पास। और उसके बाद इसकी जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं नेपल्स एंड मिलान टू फिलिप एंड आर्कड्यूक चार्ल्स, यानी नेपल्स और मिलान जो आज भी उनमें वहां पे मौजूद है, ये चली जाए नेपल्स टू द फिलिप एंड मिलान टू द आर्चड्यूक चार्ल्स। ठीक है जी। चार्ल्स टू नॉमिनेटेड जोसेफ फर्डिनेंड बट डाइड इन 1690। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो विलियम था इसने लुइस 14 के साथ मिलके और प्लस स्पेनिश जो किंग था उसके साथ मिलके ये किया कि जो फर्डिनेंड जो आपके पास छोटी स्टेट का मालिक था, कि अब स्पेन उसके पास भी चला जाता है, इतना कोई मसला नहीं आएगा। अगर ये फ्रांस के पास सारा चला जाता तो क्या होता आपके पास कि फ्रांस ऑल इन वन माइटी पावरफुल हो जाता। सो इससे क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उसको मसला चल जाता। उसके बाद मर गया 1699 में। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहली जो पार्टीशन ट्रीटी है वो नल एंड वाइड जो है वो होगी आपके पास। फिर उसके बाद आपकी सेकंड पार्टीशन ट्रीटी होती है, जिसमें चार्ल्स टू इन हिज सेकंड विल नॉमिनेटेड फिलिप एज हिज ओनली सक्सेसर। चार्ल्स ब्रोक हिज विल एंड एज अ रिजल्ट वॉर ब्रोक आउट। ठीक है जी। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि फिलिप जो आपका होली रोमन एम्परर से था उसके खिलाफ लुइस 14 और इन्होंने क्या कर दी, वॉर जो है वो ब्रोक आउट कर दी। क्योंकि इससे क्या होता कि वो फ्रांस के लिए भी खतरा था और आपके पास इंग्लैंड के लिए भी खतरा था कि वो क्या होता है कि अगर वो पावरफुल हो जाता है उसके साथ स्पेन और वो दोनों मिलके रोमन एम्परर आपस में मिलके एक अंपायर बन जाता है, तो वो दोनों के लिए क्या था, उसमें खतरा था। तो इसमें लुइस 14 ने क्या किया कि बेल्जियम और हॉलैंड पे हमला कर देता है, जिसकी वजह यह थी कि एक तो फ्रांस और इंग्लैंड की क्या थी, कमर्शियल राइवलरी थी, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनकी जो नेवल एक सुप्रीमेसी थी या उस नेवल में वो ट्रेड कर रहे थे। क्योंकि आप वास्को ड गामा कब आया था आपके पास, अराउंड 1690s के आया था। जब उसने ये सारा पोर्तुगीज था उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया को न्यू वर्ल्ड की तरफ जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। सो वहां से उस टाइम पे एक कमर्शियल राइवलरी जो है वो स्टार्ट होगी, जिसमें आपके पास स्कॉटलैंड भी था। आपके पास चूंकि स्कॉटलैंड पार्ट ऑफ द इंग्लिश एम्पायर था, इंग्लिश जो टेरिटरी थी उसकी और फ्रांस की आपस में राइवलरी जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड फ्रेंच थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ रेस विक के थ्रू 1697 में विलियम को हेयर अपना जो है, उन्होंने कहा था जो इंग्लिश थ्रोन पे अगर किसी का हक है तो वो विलियम है। उन्होंने क्या किया
कि इस ट्रीटी को भी क्या ब्रेक कर दिया आपके पास, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ग्रैंड अलायंस बना, जिसमें एक साइड पे आपके पास इंग्लैंड, हॉलैंड एंड जर्मनी था, दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो पुर्तगाल, सेवी एंड अदर, कि इन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन। उसके बाद जो आपके पास रोमन एम्पायर था वो दूसरी साइड पे थे। यहाँ पे आपका विलियम मर जाता है और यहाँ से इसको क्वीन एन जो है वो कैरी ऑन करती है आपके पास। अच्छा, कुछ वॉर्स होंगी, 2-3 इवेंट्स आपने वॉर के जो है वो याद रख लेने हैं, इसके अलावा आपने इसको कुछ भी नहीं याद रखना। सबसे पहले इसमें बैटल ऑफ, जो फेमस बैटल है, बैटल ऑफ ब्लेनहेम 1703। मेलब्रो वो था जो इंग्लिश की सारी फोर्सेस को उनका जो आपके पास मिलिट्री जनरल जो है वो था, उसने क्या किया कि इन्होंने जब हमला किया लुईस फोर्टी ने हॉलैंड पे, तो मेलब्रो अपनी फोर्स के साथ इसने क्या किया कि वियना और ऑस्ट्रियन कैपिटल पे भी हमला कर दिया और वहां से जो लुईस की आपके पास फोर्सेस थी उनको वहां से भगा दिया। देन उसके बाद ये नेदरलैंड्स में गया इन वियना 1705 में, वहां पे भी इसने क्या किया कि लुईस 14 को डिफीट किया, उसको शिकस्त दी, जिसमें आपके पास जो कैजुअलिटीज हुई थी 10,000 हुई थी। देन उसके बाद मार्शल टेबल्ट वाज इम्प्रिजन, जो उनका मेन जनरल था उसको क्या कर लिया गया, इम्प्रिजन कर लिया। उसके बाद ये और 2-3 बैटल्स के नाम हैं जिनको आपने याद कर लेना है, इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी याद नहीं करना। जिसमें बैटल ऑफ फैमिलीज है, जिसमें इन्होंने जो इंग्लिश थे इन्होंने ब्रसल्स को कैप्चर कर लिया। देन उसके बाद पॉइंट रेट है 1708 में स्पेनिश नेदरलैंड्स को इंग्लिश ने क्या कर लिया, उनसे बैटल हुई और उनको कब्जा कर लिया। उसके बाद इवेंट्स ऑफ स्पेन और इटली में भी वॉर होती है, जिसमें जो इंग्लिश थे इन्होंने जिब्राल्टर एक एरिया था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके अलावा मैसिव फाइटिंग इन स्पेन होती है आपके पास। अब ये कुछ इवेंट्स थे। पहले हमने देखा कि आपके पास क्या मसला क्या था, फिर मसले में क्या क्या आपके पास कौन कौन से कंटेंडर्स आते हैं, जिनमें आपके पास हमने देखा कि 3 कंटेंडर्स थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रीटीज हुई, पहले फर्स्ट पार्टीशन ट्रीटी हुई, सेकंड पार्टीशन ट्रीटी हुई, लेकिन उसके नतीजे में इशू सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इशू सॉल्व नहीं हुआ तो वॉर ब्रेक आउट हो गई, जिसमें आपके पास पहली ब्लेनहेम थी, फैमिलीज थी, और ये कुछ वॉर के नाम है 3 से 4 आपने याद कर लें। ठीक है, अब वॉर जी नहीं, बस ये याद करके आपने क्या करना है, अब हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कर रहे हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आता है। तो पहले आप क्या लिख रहे हैं, चार्ल्स वन वाला कि स्पेनिश सक्सेशन एक्चुअली थी क्या, कि चार्ल्स वाला बता दिया आपने चार्ल्स का। देन उसमें बता दिया कि कौन कौन से क्लेमेंट थे, कि 3 क्लेमेंट्स थे। फिर आपने बता दिया कि एक्चुअल मसला क्या था, कि वहां पे इकोनॉमिक राइवलरी चल रही थी, बैलेंस ऑफ पावर का एक मसला था, कमर्शियल राइवलरी थी। कोई मुल्क ये नहीं चाहता था कि ये मुल्क जो है वो आपके पास वो बड़ा मुल्क हो जाए या इसके पास पावर जो है वो ज्यादा चली जाए। अब एंड क्यों होती है, सबसे पहले जो इंग्लिश थे वो वॉर से सिक हो चुके थे कि आप कंटिन्यूसली 7 ईयर की वॉर थी आपके पास। उन्होंने कहा कि भाई बस कर दो, हमारा पैसा भी चल रहा है। देन उसके बाद उनके जो ट्रेड है उस पर भी इफेक्ट हो रहा था। उन्होंने कहा कि अब वॉर को हमें क्या करना चाहिए, एंड करना चाहिए। देन टोरी पार्टी जो वॉर को सपोर्ट कर रही थी, उसके लोग उसके भी अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि वॉर को जो है वो आप एंड करो, लिहाजा टोरी पार्टी जो है पावर जो है वो लॉस कर लेती है। उसके बाद जो उनका मिलिट्री जनरल था मेलब्रो, जिसका हमने नाम पहले भी पढ़ा, कि जो क्या कर रहा था, उनकी फोर्सेस को लीड कर रहा था। सो वहां पे क्या हुआ कि उसकी जगह आर्माउंट को लगा दिया जो कि एक पैसिफिस्ट था। उसने कहा कि अब वॉर आपके मैं नहीं करूंगा, हम इस क्या करेंगे, इस वॉर को एंड करेंगे। और जो मेन क्लेमेंट था आर्च ड्यूक जोसेफ, जो फर्डिनेंड ल्यूपोल्ड वाला था, वो मर गया और आज ड्यूक चार्ल्स आ गया, जो कि उस पे उसका कोई क्लेम ही नहीं था। देन उसके बाद क्या था कि जितनी भी कंट्रीज थी उन पे हैवी फाइनेंशियल टूल्स आया। और फ्रांस में आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उसकी जो लुईस 14, उसके बाद 15 और 13, इन पे क्या हुआ कि फाइनेंशियल टूल की वजह से फ्रांस की अपनी हालत खराब होना स्टार्ट हो गई। फाइनेंशियल कंडीशन जो है, लोगों को वो पे नहीं कर पा रहे थे। उसके नतीजे में क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वॉर से पुल आउट करना स्टार्ट कर दिया। इसके नतीजे में आपकी वॉर जो है वो 1713 में एंड होगी। किसके साथ हुई, ट्रीटी ऑफ उट्रेच, जिसमें फिलिप जो था
who was recognized as king of Spain. फिलिप को किंग ऑफ स्पेन जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। मिलान जो है नेपल्स एंड सार्डिनिया टू ऑस्ट्रिया, जो आर्च ड्यूक वाला एरिया था उसको ये दे दिए गए। देन उसके बाद 7 बैरियर फोर्ट्स टू फ्रांस, अब फ्रांस टू हॉलैंड, कि हॉलैंड को ये आपके पास दे दी गई। देन उसके बाद ड्यूक ऑफ जो सेवी था उसको सिसली दे दिया गया। देन उसके बाद इंग्लैंड गॉट जिब्राल्टर एंड माइनोरा फ्रॉम स्पेन। और यहाँ से ये जिब्राल्टर जो था मेन चोक पॉइंट है, अगर आप अभी देखेंगे ना स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान अभी भी ये इनके पास ही है, इनके जी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी मेन कमर्शियल पॉइंट्स था। कि ये क्या हुआ कि जब ये इंग्लैंड को मिला तो इंग्लैंड को बाय फॉर्च्यून एक आपके पास अपर हैंड जो है वो इससे मिल गया। अच्छा, ये जो सारे थे वहां पे, ये मैं दोबारा आपको वहां पे लेके चलता हूँ मैप पे। अब ये देखें आपके पास, ये यहाँ पे सेवी, ये देखें ये सेवी है। अब इसने भी वॉर में हिस्सा लिया हुआ था। इन सब को कुछ ना कुछ इसमें से क्या हुआ, हिस्सा मिला। वो हिस्सा क्या मिला कि ये जो ड्यूक ऑफ सेवी था इसको आपके पास स्पेन आपस में इन्होंने क्या किया कि बांट लिया, जो जिसको जो है वो मिलता था उसने उसको मिल गया, सिसली मिल गया। देन इंग्लैंड की जो स्लेव ट्रेड है उस पर आपकी मोनोपोली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये उस टाइम पे ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना इटली यूनिफाई हुआ था ना जर्मनी यूनिफाई हुआ था। ये हम बात करें 1700 की, यानी बिस्मार्क आता है ये आके 1850 में समथिंग जाके इसको यूनिफाई करते हैं। पहले क्या था, इटली भी आपके पास छोटी छोटी स्टेट्स थी, देन उसके बाद जर्मनी भी आपकी इसी तरह स्मॉल स्टेट्स में थी। जब इनकी वॉर चलना स्टार्ट हो जाती है तो उस वॉर के नतीजे में ये क्या कर रहे थे कि एरियाज आपस में डिवाइड कर लेते थे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई कि फ्रांस ने क्वीन एन, जो कि स्टुअर्ट रूलर थी, और आपके पास इसको पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अगेंस्ट द जेम्स टू, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज द लेजिटिमेट रूलर ऑफ इंग्लैंड। प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं कि इसमें जो स्पेनिश प्रोविंस था कैटोलिनिया, इसने इंग्लैंड को सपोर्ट किया, बट जो इंग्लैंड है एट द एंड ऑफ द वॉर इन्होंने क्या कर लिया, उससे मुंह फेर लिया और इसको फिलिप की मर्सी पे आपके पास छोड़ दिया। उसके बाद लेकिन इसके अगर हम प्रोज की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो गया। उसके बाद फ्रांस यहाँ से वीकन होना स्टार्ट हो गया। जो एंड पे ट्रीटी ऑफ उट्रेच थी वो एक स्टेटमैनशिप की मिसाल थी कि वॉर और लंबी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस वॉर को एंड करना मुनासिब समझा और एक इस वे में किया कि सारी पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल गया और वॉर जो है उसका एक जो है वो रीजनेबल एंड हो जाता है। उसके बाद हॉलैंड की सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाती है यहाँ से। देन उसके बाद स्पेन वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया, जैसा कैसा हुआ खत्म हुआ ना। देन उसके बाद इंग्लैंड जो है वो मेन नेवल पावर के तौर पे सामने आता है। देन उसके बाद रेवोल्यूशन सेटलमेंट बिकेम परमानेंट, कि जो आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी वो आपके पास परमानेंट होगी। अच्छा जी सर, एट दिस टाइम जो वर्ल्ड ऑर्डर था तो सिर्फ इंग्लैंड था या कोई और भी ऐसा देश था? उस टाइम पे आपके पास 4 से 5 मेन पावर थी, जिनमें सबसे पहले आपके पास इंग्लैंड था, फिर स्पेन था, फ्रांस था, देन उसके बाद पापल स्टेट्स थी, देन उसके बाद छोटी पापल एम्पायर था, यानी जो बाद में जाके ऑस्ट्रिया और इस तरह बड़ा ऑस्ट्रियन एम्पायर बनता है उसके साथ। तो ये सारे मेन उस टाइम पे पावर थे। स्पेन पे उमैयद डायनेस्टी थी एट द टाइम। उमैयद तो 9th सेंचुरी में आती है। ये हम बात उस टाइम पे तो आपका ऑटोमन एम्पायर भी बन चुका था, ये मैंने मैप दिखाया नहीं, 1453 में ऑटोमन एम्पायर भी बन चुका था आपके पास। ठीक है, सो इसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है जो इस पे बात करते हैं डिफरेंट राइटर, वो ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट की बुनियाद यहाँ से रखी गई। देखें यहाँ पे पहली दफा डिप्लोमेटिक टूल यूज किए गए एक वॉर को एंड करने के लिए, यानी डिप्लोमेसी के थ्रू किया गया। देन सब ने क्या किया कि बाउंड्रीज को डिफाइन कर लिया, क्योंकि दीज आर द बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज से आगे किसी ने नहीं जाना। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से जो डिफरेंट अच्छा डिफरेंट जो है वो इमर्जिंग पावर्स आती हैं, जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट पे राइवलरी आपस में स्टार्ट हो जाती है, यानी कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है
वो एट पीक पे चला जाता है, यानी ये वॉर को वहां पे छोड़ के पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें फ्रांस की भी अमेरिकन कॉलोनीज थी, देन उसके बाद आपके पास इंग्लैंड की भी फ्रेंच कॉलोनीज थी। तो इस तरह ये वॉर जो है इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट थे ऑन द हिस्ट्री ऑफ। अच्छा, ये मैंने इस पे लिंक्स जो है वो शेयर कर दी। वो एक थ्योरेटिकल बात थी, उसमें सिर्फ बात की गई थी। अब वो होती है 1648 में, उसके दरमियान 60 साल है, ये 1705 से 1713 तक, कि वहां तक जो उसको प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन मिली वो आपके पास ये है। जी सर जी सर बेसिकली जो मतलब ये इंग्लैंड और फ्रांस की राइवलरी थी, उन्होंने ये मतलब ये इकोनॉमिक वॉर वेज की थी, इकोनॉमिक गेन्स स्पेन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या कि सिर्फ उस यूरोप पे अपनी मोनोपोली के इंग्लैंड, क्योंकि उस टाइम इमर्ज हुआ था एज अ नेवल पावर कंपेटिटर्स टू फ्रांस। तो ठीक है। मतलब मेन अच्छा एक अच्छा, रीजन। मैंने जैसे स्टार्ट में इसको जवाब बताया कि 4 फैक्टर थे। एक बैलेंस ऑफ पावर का फैक्टर था, दूसरा उनकी इकोनॉमिक राइवलरी थी, और तीसरा क्या था कि उनके अपने इंटरेस्ट थे रिलेटेड टू वो जो छोटे छोटे सारे आपके पास एरियाज हैं, उन एरियाज को लेके आपके पास कि ये एरियाज मुझे मिल जाए। जैसे स्पेन से जिब्राल्टर अगर इनको मिला, प्लस हॉलैंड की सेफ्टी हुई, तो ये इंग्लैंड का इंटरेस्ट था, कमर्शियल इंटरेस्ट था। सो इस बेस पे ये चाहते थे कि जो इनके साथ कंट्री है, जैसे अब लुइस 14 चाहता था कि वो उसका जो कंटेंडर है वो इसको ओवरटेक करे। देन उसके बाद रोमन अम्पायर वाले उसको, सॉरी, जो पापल स्टेट थी, वो क्या चाहते थे कि हमारा है। उसके बाद ऑस्ट्रिया वाला जो फर्डिनेंड था वो चाहता था कि मैं इसको ओवरटेक करूं। ठीक है जी। सो इसमें दोबारा इसका स्नैपशॉट दे देता हूँ कि हमने पहले देखा कि इसका मसला क्या था। चार्ल्स टू था स्पेन का किंग, एक वो चाइल्डलेस था, उसकी 2 बहनें थी। 2 बहनें क्या थी, एक मारिया थी और एक मार्गरेटा थी। मारिया, उसकी शादी इधर हुई थी, उसके बाद मार्गरेटा की हुई थी, फिर मार्गरेटा का एक बेटी का बेटा भी था, ठीक है जी, जो ऑस्ट्रिया में फर्डिनेंड के नाम से था। अब वो चाहते थे कि ये जो किंग है, जो ब्रिटेन का इंटरेस्ट था कि ये जो आपके पास स्पेन है ये फ्रांस के पास ना जाए, क्योंकि ये चला जाएगा फ्रांस ऑल माइटी पावरफुल हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। सो उन्होंने फर्स्ट पार्टीशन ट्रीटी की, इन्होंने उसके साथ मिलके चार्ल्स के साथ, जो विलियम इधर आपके पास रूलर था, लेकिन वो चार्ल्स मर जाता है, वो ट्रीटी जो है वो नल एंड वाइड हो जाती है। तो वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फ्रांस भी हमला कर देता है, देन उसके बाद इंग्लैंड भी हमला कर देता है। कुछ गेन्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, वॉर पूरे यूरोप में जो है वो ये फैल जाती है। ठीक है, बैटल आप ब्लेनहेम याद रख लें, रेमलिस याद रख लें, क्वांटफोर्ट आप जो है इसको याद रख लें। देन उसके बाद आप एंड पे याद रखें ट्रीटी ऑफ वुडब्रिज में क्या क्या प्रोविजंस थी, और इसका इम्पैक्ट आप बताएंगे कि पूरी दुनिया पे किस तरह हुआ। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको इस तरह इम्पैक्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। मैंने ये स्लाइड्स में लिंक एंड पे रखा हुआ है, यहाँ से इसको प्रिपेयर करना है, वहां से आप खोलेंगे। सिंपली बुक की भी जरूरत नहीं है आपको, आपने सिंपली इन स्लाइड्स को लेना है, इनमें इमेज को देख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। जो 2-3 पॉइंट्स याद करने वाले हैं, आप इसमें याद करने वाला क्या है, बैटल के नेम्स हैं, देन उसके बाद किसको क्या मिला, बस वो आपने लिख के, बाकी सारा आपने खुद से लिखना है कि ये अच्छा ये हो रहा था, कमर्शियल इंटरेस्ट था इसमें, ये था, आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। और जो मैप है वो आपने यहाँ से इसको उठा लेना है। ठीक है जी, वो मैं आज नहीं मिला आपको, मैंने कर दिया था सबको। अच्छा, ऑनलाइन बच्चों में से किसी का क्वेश्चन? जी, विलियम 3 एंड विलियम ऑफ ऑरेंज बोथ आर सेम। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड होती है। हमने देखा था कि जेम्स 1 जो आता है 1603 में, उसमें उसकी वजह से क्या हुई थी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की पर्सनल यूनियन हुई थी। अब ये जो यूनियन थी ये आपके पास नॉमिनल यूनियन थी। क्यों? क्योंकि एक तो इनके सेपरेट रिलीजन थे। देन उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जब सिविल वॉर हुई, यानी क्रोमवेल ने जब चार्ल्स 1 के अगेंस्ट जो लड़ा, बेसिकली ये थे तो स्कॉटलैंड से थे ना, वहां से आए तो किंग, इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या थे कि आपस में अलहदा अलहदा थे। दोनों अलहदा अलहदा क्या कर रहे थे कि रूल कर रहे थे। एक नॉमिनल था जिसमें अब इन्होंने उस वॉर में
चेंज साइड्स चेंज की, पहले क्रोमवेल के साथ हुए, दूसरी साइड पे इन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग जो चार्ल्स वन का था उसको सपोर्ट किया। यानी क्या ये क्या करते रहे, साइड चेंज करते रहे, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में बिटरनेस आती गई। दोनों ममालिक जो है एक तो रिलीजन की बेस पे एक दूसरे से डिफरेंट थे, दूसरी इनकी कमर्शियल राइवलरी भी चल रही थी, यानी वो भी ट्रेड में थे, ये भी ट्रेड में थे। ये नहीं चाहते थे कि हम हमारी ट्रेड को वो इफेक्ट करे, वो नहीं चाहते थे कि ये हमारी ट्रेड को इफेक्ट करें। देन क्या था आपके पास कि ये इनकी नेवल जो सुप्रीमेसी है वो भी एक दूसरे को क्या कर रही थी, हर्ट कर रही थी। देन क्रोमवेल का जो एरा था, क्रोमवेल ने क्या किया कि वो डिफरेंट, इसने स्कॉटलैंड में आर्मीज को भेजा जहां पे इसने उन लोगों को मर्डर कर दिया, उनका मर्डर कर दिया जो चार्ल्स वन यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग जो था उसको सपोर्ट करते थे। सो इसने क्या किया कि स्कॉटलैंड वाले लोगों को और ज्यादा दूर कर दिया इनसे आपके पास। उसके बाद रेवोल्यूशन एरा में, पोस्ट रेवोल्यूशन 1689, वो भी चूंकि अब आपके पास स्टुअर्ट रूलर ही था, विलियम थ्री, जिसको विलियम ऑफ द ऑरेंज भी कहा जाता है, उसमें भी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिटर ही रहते हैं। जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने उस बिटरनेस की वजह से, अब ये कुछ एक्ट्स आएंगे, इन एक्ट के आपने नाम याद कर लेने। इन्होंने एक एक्ट ऑफ सिक्योरिटी पास किया। इन्होंने कहा कि हम जो क्वीन एन है या ये जो है इसको हम मानेंगे नहीं। सो जब वो उस किंग को मान ही नहीं रहे थे तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को अलहदा कंसिडर कर रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद उसके नतीजे में इंग्लैंड ने एक्ट ऑफ नेविगेशन पास कर दिया। इसने कहा कि स्कॉटलैंड की जितनी भी वहां से प्रोडक्ट्स जाएंगी या इंग्लैंड वाली साइड पे जाएंगी या लोग इधर उधर जाएंगे, हम उन पे बैन लगा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जो विलियम है, विलियम थ्री का करेक्टर स्कॉटिश जो है उसको भी इतना ज्यादा लाइक नहीं करते। उसके बाद नेविगेशन एक्ट का मैंने आपको बता दिया। बिल ऑफ सिक्योरिटी बाय स्कॉटलैंड स्टेटेड दैट दे विल नॉट रिकॉग्नाइज हानोवरियन सक्सेशन। अच्छा, इसके बाद जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ना 1701 में, उसमें कहा गया था कि आपके पास सबसे पहले क्वीन मैरी है, फिर क्वीन एन है, फिर क्वीन एन की जो एक इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया थी वो आएगी। अगर वो मर जाती है तो उसके बाद जो हाउस ऑफ हैनोवर है, यानी जो लाइन ऑफ सक्सेशन है, जो कि प्रोटेस्टेंट थे, जॉर्ज वन, वो आके इसको सक्सीड करेंगे या किंग पे ओवरटेक करेंगे। इन्होंने कहा कि हम उसको भी नहीं मानेंगे। ठीक है जी। पहला क्या है कि इनकी ऑफ एंड ऑन स्कॉटलैंड की और इंग्लैंड की आपस में राइवलरी चल रही थी। क्यों चल रही थी? एक तो पहला इनके सेपरेट रिलीजन थे, दूसरा क्या था कि इनके आपस में बिटर रिलेशनशिप थे जो क्रोमवेल ने इन पे अट्रॉसिटीज की थी। टाइम एंड अगेन ये वहां पे क्या करते थे कि वहां पे लोगों को भेजते थे, हर किंग जो है वो एक टायरेंट रूल की तरह रूल करता था। तो उसके नतीजे में उन्होंने एक्ट ऑफ सिक्योरिटी पास किया, इन्होंने एक्ट ऑफ नेविगेशन पास किया, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है कि एक पीक पे था कि दोनों जो साइड्स थी उनके दरमियान जो राइवलरी थी आपके पास पीक पे थी। अब क्या हुआ कि एक तो इस सारे की वजह से उनको ना कुछ नुकसान हो रहे थे। पहला ये था कि जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान ही ये वॉर स्टार्ट होगी, कमर्शियल राइवलरी, तो ओवरऑल दोनों ममालिक पे क्या हुआ कि उसके बैड इम्पैक्ट्स आना स्टार्ट, उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की तरह स्टार्ट होगी। दूसरा क्या था कि ये सेपरेट थे, अब इनको चैलेंज, अब जैसे स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन था उस पर फ्रांस ने इस पे हमला कर दिया। ठीक है, यानी इनके साथ, इनकी फ्रांस के साथ भी राइवलरी चल रही थी। सो इनका जो कॉमन एनिमी था वो भी सेम था। उसके बाद इनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट थे, वो भी जो है वो इसको थ्रेट कर रहे थे, एक दूसरे के थ्रेट कर रहे थे। देन उसके बाद जो जैकोबाइट्स थे, यानी मैंने आपको बताया कि यानी जेम्स टू के जो फॉलोअर थे, उन्होंने राइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वहां पे इनके जो हिली एरियाज थे उन पे, वहां पे जाके उन्होंने दोबारा अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। उनको एड कौन कर रहा था? आपके पास फ्रांस कर रहा था। फ्रांस क्या थी? फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में राइवलरी थी। सो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इकट्ठे आते हैं, इकट्ठे आके एक यूनियन करते हैं। मेन क्लासेस क्या है? 16 जनवरी 707, 110 वोट्स टू 69 कि 110 ने इसकी फेवर में दिया और 69 ने इसके अगेंस्ट वोट दिया और इसको क्या कर लिया गया? पास कर लिया गया। जिसके नतीजे में क्या हुआ? सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन एंड कॉमन फ्लैग, जो एक यूनियन जैक वाला फ्लैग है, वो पहली दफा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। उसके बाद एक पार्लियामेंट जिसमें 50 मेंबर्स ऑफ स्कॉटलैंड टू हाउस ऑफ कॉमन, जो उनका लोअर हाउस था,
और 10 members to House of Lords. देन उन्होंने क्या किया कि जो बिल ऑफ राइट्स यानी 1689 में जो बिल ऑफ राइट्स आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1701 में यानी हनोवरियन सक्सेशन आएगी, उसको भी इन्होंने मान लिया। देन उसके बाद जो आपके पास हनोवरियन यानी क्वीन एन के बाद हनोवर ने हाउस ऑफ हनोवर आना था, उसको भी इन्होंने क्या कर लिया, मान लिया। इसके नतीजे में इन्होंने क्या दिया कि इंग्लैंड ने कहा कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, हम जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद स्कॉटलैंड लॉज, इक्वल ट्रेडिंग राइट्स, सेम क्वीन एंड सेम वेट, कि उनको अपने लॉज बनाने की अथॉरिटी दी गई। देन उसके बाद उनको इक्वल ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए। देन उसके बाद सेम क्वीन दे दिए गए और सेम वेट्स दे दिए गए। उसके बाद एक स्कीम आई थी डारियन स्कीम। डारियन स्कीम ये थी कि जो ज्यादातर लोग थे किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने अपनी वेल्थ और जो इन्फ्लुएंस है उसको गेन करने के लिए पनामा में एक कॉलोनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि वो फेल हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि नुकसान हुआ स्कॉटलैंड को बड़ा ज्यादा। उसके नतीजे में इन्होंने उनको 3009 कितना बनता है 3,98,000 जो है रुपीज उनको पाउंड जो है वो एज ए कंपनसेशन के तौर पे दिए, जो उस टाइम पे एक बड़ी अमाउंट थी। और उसने क्या किया कि उनको हेल्प आउट किया, उनकी आपके पास जो इकोनॉमी थी उसको स्टेबलाइज करने में। इस ट्रीटी के टोटल 25 आर्टिकल्स थे, 15 ऑफ विच वर इकोनॉमिक इन नेचर, जिसमें आपके पास पॉलिटिकल प्रिंसिपल जो मैंने आपको पहले बताया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में उनको जो सीट्स दी गई थी वो फिक्स की गई। देन उसके बाद ये किया गया कि जो चर्च की उनकी अपोजिशन थी उसको खत्म करने के लिए एक्ट भी पास किया गया, जिसमें उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो यहाँ से इंश्योर की गई। और इस तरह ये क्या हुआ कि इन जो डेवलपमेंट्स के थ्रू आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ आपके पास क्या थे एडवांटेजेस इससे मिले, जिसमें सबसे पहले जो स्कॉटलैंड इंग्लैंड को एडवांटेज क्या मिला आपके पास कि इंग्लैंड को एडवांटेज ये मिला कि इसकी जो एक यूनियन या इसकी नेवल फोर्स थी वो स्ट्रांग हो गई। ठीक है जी। दूसरी साइड पे स्कॉटलैंड को क्या मिला कि उससे क्या हुआ कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल गई, कि वहां पे जो इनके दरमियान एक टसल जो चल रही थी आपस में, कि वो कभी डिवाइन राइट को सपोर्ट कर रहे होते थे, कभी वो इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज कर रहे होते थे, कभी लुईस 14 के साथ वो जा रहे होते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनके दरमियान उनको एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल गई। देन उसके बाद जो रेवोल्यूशन सेटलमेंट थी 1689 में, प्लस जो 1701 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो भी आपका सॉल्व हो गया। देन उसके बाद जो एंग्लो स्कॉटिश हिस्ट्री का कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद ये परमानेंटली एक दूसरे का हिस्सा बन गए। देन उसके बाद कहा जाता है कि स्कॉटलैंड ने लॉस्ट इंडिपेंडेंस बट वन सो मेनी फ्रीडम्स, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया, ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, कमर्शियल राइट्स आपके पास मिल गए। देन उसके बाद जो आपके पास ये जो आर्मी है, इनमें जो स्कॉटलैंड वाली आर्मी थी उनमें हाईलैंडर्स होते थे। हाईलैंडर्स क्या करते थे कि वेरी जैसे द हाईली ट्रेन्ड एंड इफेक्टिव मर्सनरीज, तो जब वो यहाँ पे आए तो इनकी आर्मी को भी क्या मिला, अपर एज मिला। देन उसके बाद इनकी जो नेवी है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग हुई। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि ये दोनों को प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ठीक है जी। आफ्टर क्वीन एन, यहाँ पे शी वाज द लास्ट स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखाता हूँ, वो आप लिख लें। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप एक साइड पे ट्यूडर्स लिखें, दूसरी साइड पे आप लिखें स्टुअर्ट्स। अब ट्यूडर्स का सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं। ट्यूडर्स ने सबसे पहले इंग्लिश, दे लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश रेफॉर्मेशन। हाँ जी, हेनरी 8 आगे लिख लें। ट्यूडर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश रेफॉर्मेशन। जी, इंग्लिश, सॉरी मैंने क्या बोला, लास्ट क्या बोला? हाँ, इंग्लिश रेफॉर्मेशन, उसमें क्या था आपके पास कि उन्होंने रोमन चर्च से अपना
जो लिंक है उसको खत्म कर दिया और अपना चर्च यानी हेनरी VIII laid the foundation of Anglican Church. Then unified England and Wales कि अभी उसकी ऑलमोस्ट 3 to 4 पॉपुलेशन जो यूके की है या ग्रेट ब्रिटेन की है वो वेल्स की है। वेल्स एक छोटा सा एरिया है साथ, उसको इन्होंने उसके साथ क्या किया था, यूनिफाई किया था। वेल्स WALES इन्होंने यूनिफाई किया वेल्स को विद इंग्लैंड। उसके बाद दे टर्न इंग्लैंड from an agrarian economy to an urban economy by strengthening middle class। यानी इन्होंने चर्च की जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी ना, मोनेस्ट्रीज जिनको कहा जाता था, उनको खत्म कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद दे यूनिफाइड इंग्लैंड, इंग्लैंड को इन्होंने क्या किया, यूनिफाइड किया। एंड दे वर द बिलीवर ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। दूसरी साइड पे नेगेटिव कुछ इनके लिख लें, टायरेंट थे, डेस्पोटिक थे। हाँ जी, टायरेंट थे जी, टायरेंट थे, डेस्पोटिक थे, ruled without parliament। इंग्लिश रेफॉर्मेशन मतलब जो उन्होंने स्पेसिफिकली चर्च की, अब थॉमस हॉब्स ने क्या डिवाइन आइडिया किया था, उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे पैट्रियार्कल थ्योरी पे उसने कहा था कि फैमिली का हेड क्या होता है आपके पास, जो उसका सरबरा होता है, मेल होता है, इसी तरह जो आपके पास है एब्सोल्यूट सॉवरेन, वो हेड है स्टेट का। सो उन्होंने खुदा की खत्म कर दी बात और इधर उन्होंने क्या किया, उस पे और उस जो डिवाइन राइट है किंग का, उस पे उन्होंने उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में डिफाइन किया। यानी ये तो उन्होंने रोमन एम्पायर के साथ अपना यानी जो चर्च की मोनोपोली थी या इंटरफेरेंस थी विद इन द स्टेट, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरी साइड पे उन्होंने कहा कि वी आर द अल्टीमेट या जो एब्सोल्यूट रूलर्स, ठीक है। अब अगर स्टूवर्ड्स की बात करते हैं, इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करनी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करनी है, बिल ऑफ राइट्स की बात करनी है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करनी है, यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड की बात करनी है। देन उसके बाद आपने बताना है कि किस तरह इनका जो एरा था वो एक टर्बुलेंट था, लेकिन किस तरह उन्होंने अपना जो है वो इसमें एक रोल किरदार अदा। देखें, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एंटिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कि इन्होंने मोनार्क की पावर को बिल्कुल लिमिटेड कर दिया वहां पे। देन फंडामेंटल राइट्स की जो बात करते हैं, यानी बिल ऑफ जो राइट्स था, बिल ऑफ राइट्स, हाँ जी, स्टूवर्ट क्या था ना, जेम्स 2 के बाद ये जो विलियम और क्वीन मैरी आती हैं, ये स्टूवर्ट्स ही थे ना आपके पास, इन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। रूल ऑफ लॉ इनके एरा में एस्टेब्लिश हुआ था। हो गया ना बस। अब देखिए, क्वीन एन भी तो वो स्टूवर्ट रूलर थी ना, उसने मान लिया कि मैं पार्लियामेंट के साथ ये डील कर लेती हूँ कि अपनी पावर्स दे देती हूँ और हम इसको क्या, पार्लियामेंट को सुप्रीम बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये भी एक बड़ा मेजर इवेंट है। देन द इमर्जेंस ऑफ इंग्लैंड
as a strong naval power. England as a strong naval power. England's direct involvement in Europe's affairs. ठीक है जी। इसमें ये कुछ पॉइंट्स है। दूसरा मैं आपके साथ एक दो पेजेस शेयर करूंगा, उसमें से आपने पढ़ लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड एक यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड 707। ठीक है जी। इसमें आप वॉर ऑफ सक्सेशन मैंने इस वजह से एक्स्ट्रा पढ़ाया है कि कोई हो सकता है एग्जामिनर जो मेजर इवेंट है उस पर वो पूछ ले आपके पास। ठीक है। यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है बैकग्राउंड, कि वहां पे बैकग्राउंड क्या चल रहा था। ठीक है जी। फिर आपने किंग जेम्स का बताना है कि जेम्स 1 जब आया, स्कॉटलैंड की पर्सनल यूनियन थी। यही स्लाइड्स का अगर आप प्रिंट निकाल के रख लेंगे ना और इन्हीं प्रिंट्स पे अपने पॉइंट्स साथ अगर ऐड कर लेंगे ना, तो आपके मैक्सिमम ये बनेंगे पेजेस, 100 पेजेस बनेंगे। ये आपके वन लाइनर नोट्स बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये लेके लें, प्रिंट लें, इनका प्रिंट लेके इस पे अपने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दें कि ये पॉइंट्स हैं। फिर क्या करें, पास पेपर के क्वेश्चन जो है उठा लें और उनको अटेम्प्ट करके मुझे चेक करवा लें या अपने पास रख लें। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया दो क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 2004 या 6 में कभी एक दफा आया था, तो मैंने इस वजह से भी आपको ये करवा दिया। फिर आपके पास यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड कि उसमें क्या हुआ था, उसके क्या इम्पैक्ट्स आए, उनको कितना, स्कॉटलैंड को कितने राइट्स मिले, इंग्लैंड को क्या मिला, और एट द एंड आपने उसका एनालिसिस जो है वो कर देना है। एक स्टोरी की तरह याद अगर रखेंगे इसको तो आपको बड़ा ये हेल्पफुल करेगा और ये आपके पास इतना मुश्किल भी नहीं। क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर जो है वो एनालाइसिस नहीं मांग रहा तो हम दे दें या नहीं दें? आप दे दें एंड पे कि एनालिसिस ऑफ स्टुअर्ट डायनेस्टी यानी एनालिसिस ऑफ क्वीन एन, वही आप जो चीजें वहां पे लगती हैं वो आपको डेवलपमेंट है। अच्छा, 1800 तक इसके अलावा हमारे अब 3 क्वेश्चन और हमने करने हैं। एक नोवरियन सक्सेशन है और उसके साथ ही और वेग ओलिगार्ची है, यानी जो वेग वाली पार्टी थी वो पावरफुल हो गई थी क्योंकि नोवरियन जो थे उनको यहाँ पे इतना ज्यादा, वो फ्रांस से थे, उनको इतनी ज्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी। यानी जैसे एक पार्टी होती है, किंग बिल्कुल ऊपर साइड पे हो जाता है और जो पार्टी है वो आपके पास सुप्रीम हो जाती है। वहां से एक जो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है आपके पास स्टैब्लिश हुआ, रॉबर्ट वॉलपूल, यानी वेग पार्टी की सारी पॉलिसीज वही होंगी जो रॉबर्ट वॉलपूल ने की होंगी। रॉबर्ट वॉलपूल में भी वही लिखेंगे और अगर नोवरियन सक्सेशन आ जाता है तो उसमें भी यही चीजें हम लिखेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई टफ लगा हो या फिर 1800 तक हो जाएगा। 1800 से लेकर 1900 तक 4 क्वेश्चन है। एग्रेरियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल और एग्रेरियन सेम है। देन उसके बाद हम एडवर्डियन एरा पढ़ेंगे। तो ये हमारे कितने 4 और 4 8, और ये भी तकरीबन सेम है। हमारे क्वेश्चन 1900 तक हो जाएंगे। फिर 1900 के बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2, फिर उसके बाद थैचरिज्म और कैमरॉन पढ़ेंगे। यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। टोटल आपके मैं कोशिश करूंगा कि 17 से 18 क्वेश्चन करवाऊं और उसमें से आपके जो 4 क्वेश्चन है वो मस्ट आएंगे। ठीक है। जी जी किसी भी का है अगर वो उसने एनालाइसिस नहीं मांगा, लेकिन मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं बिना होने भी एनालाइसिस, तो वो क्या ये इफेक्ट करेगा हमारे मार्क्स को या नेगेटिव इफेक्ट करेगा? अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बात करता है कि मांग नहीं रहा, क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इस्लाम सोशल सिस्टम, सिंपली उसने एक जेनेरिक क्वेश्चन दिया है, तो आप जो आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप एक तो इस्लाम का सोशल सिस्टम लिखेंगे, देन उस इस्लाम के सोशल सिस्टम को जो दूसरे सोशल सिस्टम है जैसे हिंदुओं का सोशल सिस्टम है, देन उसके बाद आपके पास ये
इंग्लैंड वाला सॉरी वेस्टर्न एक कॉन्सेप्ट है। सो इनके साथ आप एक कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि दोनों के साथ कंपैरिजन करके एग्जामिनर को एक कंप्रीहेंसिव आप जो है वो आंसर दें इसमें। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों में से किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में फिर हनोवरियन सक्सेशन करेंगे और हमारा 1800 तक पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सीजन बासित हैं, लेकिन वो ना बड़ा एक ना टाइम टेकिंग काम है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता। आप क्वेश्चन वाइज तैयार करें उसको, जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है ना, अब उसमें सॉरी उनके जो है ना ट्यूटर्स पे अलहदा है और उसके बाद स्टूडेंट्स पे अलहदा है। अब वो दोनों हमारे रेलिवेंट ही नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से हो रहा है, उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन आ जाती है, फिर अभी एग्रीकल्चर, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। उसमें आपको क्या देखने की जरूरत है? इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद हम जब वर्ल्ड वार 1 की बात करेंगे या 2 की बात करेंगे तो वो सेम है सारे में। कोल्ड वॉर की बात करेंगे, थैचरिज्म पे बात करेंगे, यानी मॉनेटरिज्म, यानी वो तो सारे रल। सबसे मुश्किल ये वाले हैं आपके पास, ये समझ नहीं आते। इजी है ना, बस इसी तरह आपने इसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मैंने जितना आपको डाटा दिया है ना, ये क्वेश्चन के लिए इनफ है कि क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये लिख सकते हैं आप। उसमें मैप्स भी आपको दे दिए जहाँ पे थे, देन उसके बाद उनके नाम भी बता दिए। ये आपने बराए मेहरबानी साथ साथ करनी है। अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपका ये सब्जेक्ट कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। अभी साथ साथ करें, नोट्स बनाएं, देन उसके बाद उसको एक माइंड में रखें। 18 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है? हाँ, 17 से 18 क्वेश्चन है मैक्सिमम। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, उसके बाद आपके पास आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको कहता हूँ डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन ब्रिटेन बिटवीन 1800 टू 1900, उसमें आप क्या लिखेंगे? वही एक्ट ऑफ सेटलमेंट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप ये यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड लिखेंगे, यानी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट आप या पार्टी सिस्टम की है, वो आपकी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में भी हुई है, इसमें भी हुई है, आगे भी हुई है, एंड पे भी हुई है, फिर हम लेके आएंगे। यानी थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, उसको सारा रिलेट करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछता है कि रॉबर्ट वॉलपोल का किरदार है या जॉर्ज वन का करेक्टर है। अब जॉर्ज वन किंग था, रॉबर्ट वॉलपोल प्राइम मिनिस्टर था। अब उसकी पॉलिसी उसकी होंगी, उसकी जो पॉलिसीज होंगी उसकी होंगी। अगर दोनों पे क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका सेम ही होगा। ठीक है, अगेन वॉर ऑफ सक्सेशन, सॉरी स्पेनिश, उसका बैकग्राउंड क्या था, इशू क्या था, लड़ाई कहाँ कहाँ पे हुई, उसके आउटकम क्या क्या निकले। यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उसके क्यों हुई, क्यों, पहले उनके मसले क्या थे, यानी पहले वो यूनिफाई नहीं थे, देन उसके बाद उनके जो इंटरेस्ट थे वो अलाइन कर रहे थे, उन्होंने इकट्ठे होने की ठान ली, इकट्ठे हुए। स्कॉटलैंड को कुछ राइट्स मिले और कुछ राइट्स इंग्लैंड को मिले। इंग्लैंड को बेसिकली कमर्शियल थे या ओवरऑल उनकी आर्मी स्ट्रांग हुई, लेकिन स्कॉटलैंड को पॉलिटिकल स्फीयर में बड़े राइट्स मिले और उनकी प्रॉस्पेरिटी वहां से स्टार्ट हो जाती है आपके पास। ठीक है जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और हमने पढ़ा था उसमें ओरिएंटेशन पढ़ी थी, बिल ऑफ राइट्स है उसमें, बस वही सेम है। और आज आपने ये इसको ले लें। हाँ, स्लाइड्स अभी शेयर कर देता हूँ। ऑनलाइन बच्चों में से किसी जी, हम वो भी जो रेलेवेंट होगा ना सिर्फ वो आपको भेजूंगा, वरना आपने क्या करना है, अगेन स्लाइड्स का प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के इसको पढ़ना है ऑनलाइन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे। याद नहीं रख पाएंगे तो आप भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है, वो पढ़ें, देन उसके बाद उस पर जो अगर कोई डिटेल लिखनी है वो लिख लें और अपने नोट्स बना लें। इवन आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली इनका प्रिंट ही अगर आप एक फाइल बना लेते हैं ना, एंड पे हो जाएंगी ऑलमोस्ट 150 के अराउंड स्लाइड्स हो जाएंगी। इनका प्रिंट आप निकलवा के रख लेते हैं, मोर देन इनफ है। स्टोरी माइंड में हो, पॉइंट्स यहाँ से उठाएं और आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। ऑनलाइन बच्चों में से किसी का क्वेश्चन? मैप आपको स्टार्ट में स्पेनिश वॉर का बताया नहीं मैंने कि फ्रांस कहाँ पे, हाँ स्पेन कहाँ पे था, फ्रांस कहाँ पे था, उसके बाद पेपल स्टेट कहाँ पे थी, उनके वहाँ पे क्लेमेंट्स क्या।
क्वेश्चन ऑनलाइन में से किसी का? नहीं है किसी का क्वेश्चन? क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना आप ना सिंपली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अभी सैटरडे को क्लास होगी तो टाइम इनफ है। इसकी स्पेनिश वार ऑफ सक्सेशन की भी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के भी, और यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आपकी जो है क्वेश्चन ताकि साथ साथ प्रिपेयर हो। पास पेपर, पास पेपर। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन बच्चों में से?